हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग यूट्यूब पे ये जो चैप्टर है 10th का, मैं आपको 6 चैप्टर्स हैं आपके बायो में, इस साल कोर्स में बायो में 6 हैं और ये 6 चैप्टर है आपकी एनसीईआरटी बुक में, मतलब लास्ट। सो रजिस्टर्ड बच्चे जो हैं उनको आई हैव स्टार्टेड फर्स्ट चैप्टर नाउ ऑन यूट्यूब। ये 6 चैप्टर मैं शुरू कर रही हूँ और ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। देयर आर 2 चैप्टर्स जो एनवायरनमेंट और नेचर से रिलेटेड हैं, तो ये लास्ट 6 चैप्टर है आपकी एनसीईआरटी बुक का। सो दैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमने इसका कुछ पार्ट 9th में भी किया हुआ है। सो यू ऑल नो, एकदम नया नहीं है आपके लिए। यू ऑल नो व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। फिर भी इसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे आजकल का ये ट्रेंड हो गया है कि साइंस में नेचर को बहुत इंक्लूड करते हैं, बिकॉज बहुत सारे प्रॉब्लम्स जैसे ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, ओजोन लेयर का डिप्लीशन, ये बहुत हॉट टॉपिक्स हैं। और उसका रीज़न है क्योंकि आपके कोर्स में डाला है, क्योंकि जो जनरेशन, आप जिस जनरेशन में हैं, आपको अभी ये अवेयरनेस हमको करनी है। जब आप इससे अवेयर होंगे और इसको इम्प्लीकेशन करेंगे इन सब चीज़ों का जो आपको पढ़ाया जा रहा है, तब जाके आप जब जिस एज में आपको बहुत वर्क करना है, तब आपको आपका एटमॉस्फेयर, आपकी अर्थ, आपका सराउंडिंग सब बहुत अच्छा मिलेगा और वर्किंग कंडीशन में मिलना चाहिए। अगर अभी से हमने ये एक्सप्लॉइटेशन जारी रखा और आपको नई अवेयरनेस दी, तो आप एक एज के बाद यहाँ इस एटमॉस्फेयर में रहने लायक जगह नहीं होगी अर्थ। सो इसके लिए आपको सभी को राइट फ्रॉम 8, 9, 10th बार बार वही ग्लोबल वार्मिंग, वही ग्रीन हाउस गैसेज, वही ओजोन लेयर डिप्लीशन हम इसलिए बताते हैं, नॉट कि आप एग्ज़ाम में लिख के आ जाएं। दिस इज़ फॉर कि आपका पर्सनल अवेयरनेस हो आपके एनवायरनमेंट के प्रति। सो ये भी ध्यान रखिए, उसको बार बार हम हर क्लास में आपको बताते हैं। राइट अप टिल 12th ये बताते चलेंगे कि कभी ना कभी आप इस चीज़ को अपने पर्सनल लाइफ में इम्प्लाई करें और उससे अपना एनवायरनमेंट अच्छा हो। ठीक है, सो ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो नाम में मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, सबको मालूम है मैनेजमेंट क्या है। नाउ व्हाट इज रिसोर्स? टिपिकल साइंस की डेफिनेशन, रिसोर्स सोर्स ऑफ सप्लाई केप्ट इन रिजर्व। सोर्स ऑफ सप्लाई केप्ट इन, मैं इसको आसान करके बताती हूँ। आपने कभी भी अपने किचन के, सबके घरों में या तो किचन में स्टोर रूम है या किचन के साइड में एक छोटा कमरा होता है स्टोर रूम। आपने देखा छोटे से किचन में एक छोटे से बॉक्स में या बॉटल में दाल चावल रखे होंगे और शक्कर। जब भी शक्कर थोड़ी ख़त्म होने लगती है तो मम्मी या कोई भी जाके जो किचन में काम कर रहा है वो बोलता है वो जो रिज़र्व रखा है ना, हम उसमें से निकाल लेते हैं। अंदर बड़े डब्बे में दाल चावल या शक्कर रखी रहती है, तो क्या होता है, एक सेटिस्फैक्शन होता है, हाँ भाई रखा है, ख़त्म होने वाला है तो अंदर है उतना। वही चीज़ उसको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स। अगर वो नेचर में हो तो, अर्थ पे हो तो सोर्स ऑफ सप्लाई केप्ट इन रिजर्व, जहाँ बहुत रिजर्व में एक्स्ट्रा रखा हुआ है ना, वहाँ पर से सप्लाई वहाँ से लिया जा सके, वो सोर्स क्या कहलाता है, रिसोर्स। क्लियर है? तो हमारे घर में भी एक छोटे लेवल पे वो रिसोर्सेज होते हैं, अर्थ में भी बड़े लेवल पे होंगे। ठीक है, देन एक वर्ड ऐड हो गया रिसोर्स के आगे, दूसरी डेफिनेशन नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल नाम में ही आंसर है नेचर। नेचर में जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स। और क्योंकि नेचर मतलब क्या, अर्थ, तो उसका दूसरा नाम आई हैव रिटन ऑल्सो कॉल्ड एज अर्थ रिसोर्स। सो आइदर इट कैन बी कॉल्ड एज नेचुरल रिसोर्स और अर्थ रिसोर्स, क्योंकि ज़्यादातर रिसोर्सेज कहाँ पर मौजूद हैं, अर्थ पे, नेचर में। सो और वो उनका नेचर कैसा है, अर्थ में है, तो दे कैन बी नॉन लिविंग एज वेल एज लिविंग, कुछ भी हो सकते हैं। तो नॉन लिविंग एंड लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ नेचर जो है वो क्या कहलाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। और उनके एग्जाम्पल हैं, वो क्या होते हैं, वो जंगल हो सकते हैं, फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट या कहीं भी मौजूद अर्थ पे वाइल्ड लाइफ, जितनी वाइल्ड लाइफ है वो
नेचर में है। वाटर, देखिए फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ लिविंग नेचर के हैं, नेचुरल रिसोर्सेज लिविंग है। फिर वाटर नॉन लिविंग, सॉइल नॉन लिविंग, कोल नॉन लिविंग, पेट्रोलियम नॉन लिविंग। कोल और पेट्रोलियम को आपको अलग अलग नहीं बोलना है, तो इकट्ठे हम बोल सकते हैं फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। सो बोथ नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ऑफ बोथ टाइप, लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग, ये उनके जनरल एग्जाम्पल्स हैं। अब इन सभी नेचुरल रिसोर्सेज को जब जाके सर्वे किया, कहाँ कितना है, कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, तो देखा गया कि इन रिसोर्सेज में से कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो एक समय आने पर, कुछ समय बाद एग्जॉस्टेबल, मतलब दे विल डिमिनिश, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो वी हैव कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्सेज इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज इनएग्जॉस्टेबल एंड एग्जॉस्टेबल। तो ये आपको ये क्लासिफिकेशन आएगी, क्वेश्चन आता है। सो इनएग्जॉस्टेबल एंड एग्जाम्पल भी आ सकता है। सो इनएग्जॉस्टेबल, नाम में ये इनएग्जॉस्टेबल, जो ख़त्म नहीं हुए, जो कभी लंबे समय तक चल सकते हैं। सो अकर इन अबंडेंस, ऑब्वियसली लंबे समय तक कब अर्थ पे बहुत ज़्यादा अबंडेंस में होंगे तभी तो चलेंगे। अनलाइकली टू गेट एग्जॉस्टेड विथ टाइम, और बहुत कम चांसेस है इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज का जो कि वो कभी बहुत समय बाद ख़त्म हो। ख़त्म उनका चांसेस नियरली निल है, क्योंकि उतनी अबंडेंस में मौजूद हैं। लेकिन जिस तरीके से ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तरीके से अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग गांव से शहर में बसने आ गए, दैट इज़ अर्बनाइजेशन। जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ आए दिन आप देखिएगा, मैं इसको सब आपको लाइव एग्जांपल बताऊंगी। जब वे बहुत साल पहले, जब मैं छोटी थी, जब स्कूल गोइंग थी, तो मैं जब बाय रोड इंदौर जाती थी, तो देवास और इंदौर के बीच में देयर वॉज बहुत किलोमीटर्स का एरिया वॉज खाली, देयर वॉज नथिंग, प्लेन्स थे, जंगल था। लेकिन आज मैं जाती हूँ तो देयर इज़ नो स्पेस लेफ्ट बिटवीन देवास एंड इंदौर। इतना फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज ऐसे कई जगह आप नोट करेंगे कि इतनी इंडस्ट्रीज खड़ी हो रही हैं, क्योंकि डिमांड भी है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। ये तीन फैक्टर्स, पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन तीनों की वजह से इस बात को 100% कभी मत सोचिए कि इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज जो हैं वो तो कभी ख़त्म होंगे नहीं। हमारी मैम ने बताया था, इसलिए आई हैव रिटन अ वर्ड, दे आर अनलाइकली टू गेट। अनलाइकली बहुत चांसेस कम हैं, लेकिन चांसेस हैं टू गेट एग्जॉस्टेड विथ टाइम। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको कैसे यूज़ करते हैं। और उसके एग्जाम्पल्स इम्पॉर्टेंट हैं। वाटर है, बहुत है, लेकिन कई जगह सुनते हैं ना आप कि अब वाटर भी वाटर टेबल में नहीं मिल रहा है। आपके सामने ही आप सुनते हैं कि कई जगह पे वाटर टेबल में ही पानी नहीं है, रेन्स नहीं होती तो नीचे ही पानी नहीं जाता। सो धीरे धीरे आप खुद अपने सामने ये लाइव एग्जाम्पल देख रहे हैं कि अगर आप इस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे तो ये इनएग्जॉस्टेबल भी एक दिन टर्न हो जाएंगे इनटू एग्जॉस्टेबल। देन एयर है, बहुत है, एम्पल ऑफ एयर इज़ देयर, बट पोल्यूटेड एयर ज़्यादा है। सो ऐसी पोल्यूटेड एयर रहने का कोई फ़ायदा नहीं जो आप यूज़ ही नहीं कर सकें। देन सोलर एनर्जी, द सोल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर प्लांट्स, फॉर animals and other organisms on this earth that is coming from outside is sun, solar energy। तो अभी तो सोलर एनर्जी अबंडेंस में है, लेकिन उसका हमको बहुत एहतियात से, बहुत समझदारी से उनका यूज़ करना है, ठीक है। सो दीज आर इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। द अदर कैटेगरी इज एग्जॉस्टेबल। नाम में ही एग्जॉस्ट, आप बोलते हैं ना हम एग्जॉस्ट हो गए एक्सरसाइज करके, थक गए, मतलब उनकी चांसेस है दे आर लाइकली टू डिमिनिश वन डे इफ नॉट यूज्ड प्रॉपरली, लाइकली टू डिमिनिश और गेट एग्जॉस्टेड विथ टाइम इफ कंटिन्यूसली एक्सप्लॉइटेड। अगर हम ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज को लगातार बिना सोचे समझे एक्सप्लॉइट करते जाएंगे अपने फ़ायदे के लिए, तो एक दिन ये ज़रूर ख़त्म हो जाएंगे, एग्जॉस्टेबल।
एंड उसमें भी दो इम्पॉर्टेंट, और ये मैं ZZ डाल रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं ज़बरदस्त ज़रूरी, दैट इज़ they are again divided into two categories, renewable and non renewable. Now exhaustible natural resources भी दो में divided है, renewable and non renewable. renewable renew यानी जो हम फिर से पैदा कर सकें, ठीक है, कैसे? being replenished naturally, unlike likely to remain available if not used. अगर प्रॉपर यूज ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज जितने भी अर्थ पे उनका प्रॉपरली समझदारी से हम लोग यूज़ करेंगे और वो नेचर में नेचुरली रिन्यू हो सकते हैं, तो हमको उस बात का अगर हम ध्यान रखेंगे तो ये वाले जो रिसोर्सेज है ये लंबे समय तक साथ देने वाले हैं, रिन्यूएबल, वो फिर से बनाए जा सकते हैं। देखिए कौन से? फॉरेस्ट। अगर आप अपनी ज़ाती ज़रूरतों के लिए फॉर पर्सनल यूज़ यू आर कटिंग ट्रीज़ लाइक एनीथिंग, आपके फर्नीचर के लिए, आपके घरों के लिए, जलाने के लिए, तो एक दिन सारे फॉरेस्ट, यू नो फॉरेस्ट कवर कितनी जल्दी जल्दी उसका परसेंटेज कम होता जा रहा है। तो और ट्री एक दिन में नहीं होती, वो लकड़ी एक दिन में नहीं बनती, सालों लगते हैं एक प्लांट को फर्नीचर की लकड़ी बनने में, उसके ट्रंक को। सो अगर समझदारी से अपन, और वो सारी समझदारियाँ मैं इस चैप्टर में आगे बताऊंगी कि कैसे हम किसी फॉरेस्ट को रिन्यूएबल बना सकते हैं, क्या क्या तरकीबें अपना सकते हैं। और ये 9th में भी आपको याद होगा मैंने कितनी सारी फार्मिंग के मेथड्स बताए थे कि एक स्क्वायर ऑफ फॉरेस्ट कट किया और उतना ही बड़ा एरिया में नया फॉरेस्ट लगा दिया। तो जब तक वो पूरा फॉरेस्ट कवर का लास्ट एरिया कट करेंगे तो फर्स्ट एरिया के ट्रीज़ खड़े हो जाएंगे। उसको ऐसे प्लानिंग से करें, ऐसे कई तरकीबें हैं, तो वो सब अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके फॉरेस्ट जो हैं वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स में सस्टेनेबल रहेंगे, बहुत सालों तक, आगे की जनरेशन्स तक मिलते रहेंगे ये, ठीक है। सो दैट इज़ वन इज़ फॉरेस्ट। अगेन अदर इज़ फॉरेस्ट रहेंगे तो वाइल्ड लाइफ रहेगी, फॉरेस्ट ही काट दोगे तो वाइल्ड लाइफ कहाँ से रहेगी, उनका हैबिटेट सब खत्म हो जाएगा। सो यू हैव टू गिव देम हैबिटेट, और वही हैबिटेट हम समझदारी से फॉरेस्ट न काट के उनका हैबिटेट सिक्योर करेंगे वाइल्ड लाइफ का, तो वाइल्ड लाइफ भी सिक्योर रहेगी। तो अदर इज़ वाइल्ड लाइफ एंड द थर्ड इज़ रिन्यूएबल में सॉइल। जो सॉइल है उसका भी इरोजन, सॉइल का एक्सप्लॉयटेशन, सॉइल नई बनी नहीं पाती, सॉइल की लेयर्स, उसके पहले ही उसको खोद देना, और रेन जो जितनी भी चीज़ें उसको ख़राब कर देना, हमारे द्वारा पोल्यूटेंट्स डाल देना, केमिकल्स डाल देना, ये सब सॉइल को यूजेबल नहीं बनाता। तो सॉइल भी एक ऐसा सोर्स है, रिसोर्स है, नेचुरल सोर्स है जो रिन्यूएबल है, अगर हमने उसको अपनी अक्लमंदी से एक्सप्लॉइट किया, यूज़ किया। अगर आप बिना सोचे समझे उसको यूज़ करते रहेंगे तो ये भी सब जो है वो रिन्यूएबल से यहाँ नॉन लग जाएगा इस पे, ठीक है। सो ये ध्यान रखना है। देन कुछ तो नॉन रिन्यूएबल है, वो तो हम फिर से नया भी नहीं कर सकते। लाइकली टू गेट एग्जॉस्टेड विथ कंटिन्यूस यूज बिकॉज लैक ऑफ रीजेनरेशन। ऐसे जो मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल है, कोल है। आप देखिए कोल आपको मिलेगा ही नहीं, बाज़ारों में कोयला मिलता ही नहीं है, मिलता है रेयरली एक दो जगह पे, बैन है, बहुत ही कम जगह पे आपको कोल मिलेगा। और दूसरा पेट्रोल, क्यों इतनी पूरे वर्ल्ड में सब परेशान हैं पेट्रोल के, आप देखिए प्राइसेस कैसे हाइक कर रहे हैं आए दिन, बिकॉज कि कहाँ से निकालेंगे ये पेट्रोल, जिस दिन ख़त्म हो गया डीजल पेट्रोल ये सब, वी कैन नॉट रिन्यू, इट्स नॉट रिन्यूएबल। सो हमको उसको बहुत हमें ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ढूंढने पड़ेंगे। हम रिलाई नहीं कर सकते सिर्फ पेट्रोल डीजल और उसके जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, कि हम उनसे पूरा अपनी आगे तक की जनरेशन का फ्यूल निकाल लें। नो, हमको कोई ऑल्टरनेटिव मेथड ढूंढना ही पड़ेगा। सो वी आर रिलाइंग ऑन सोलर, थैंकफुली इंडिया गेट्स लॉट ऑफ सन, so solar energy is there, some other biodiesel from plants we are getting, so वो सब हमको उस पर डिपेंड करना पड़ेगा। सिर्फ
और हमें और भी मेथड्स हैं, वो मैं आपको सब बताऊंगी। हाउ कैन वी सेव दीज नेचुरल रिसोर्सेज? सो दीज आर नॉन रिन्यूएबल। ये जो क्लासिफिकेशन है ये आती है, सो दैट इज़ वाई आई हैव पुट ZZ। क्लियर है इतनी बात? आई विल बी रिपीटिंग फास्ट। नेचुरल रिसोर्सेज दो कैटेगरीज में, इनएग्जॉस्टिबल जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, जिनका नहीं ख़त्म होने के चांसेस हैं, एग्जॉस्टिबल जिनके ख़त्म होने के चांसेस हैं, और उसमें भी नॉन रिन्यूएबल जिनको हम फिर से पैदा कर सकते हैं, और एक जिनको हम नहीं पैदा कर सकते। ठीक है? सो दीज वर द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल। तो हमको एक वर्ड नेचुरल रिसोर्स का क्लियर मीनिंग पता होना चाहिए, उसके टाइप्स पता होना चाहिए। तो यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। NCERT बुक में पेज नंबर 1 से जब मेरा लेक्चर होने के बाद जहाँ तक का मैं पढ़ाऊँ वो रीड करिए, आपका लेसन बहुत स्मूथली जाएगा, वो आपको लैंग्वेज समझ में आएगी उसके बाद जो लिखी है। ठीक है? इसके बाद NCERT बुक हैज़ गिवन 2 एक्टिविटीज़, ओनली दे हैव गिवन क्वेश्चंस कि क्या ये नेचुरल रिसोर्स को बनाए रखने के लिए अर्थ पे नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कुछ कर रही हैं? क्या देश में और विदेशों में कुछ काम हो रहा है इसके ऊपर? बहुत काम हो रहा है, क्योंकि अब सबको अवेयर होना पड़ेगा और सब अवेयर हो रहे हैं, नहीं तो जीने लायक अर्थ नहीं रह जाएगी। सो क्या क्या हो रहा है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं इनको कंजर्व करने के लिए, इनको बचाने के लिए, वो सब हम वो एक्टिविटी में देखेंगे। तो उसका आंसर आई हैव गिवन इन पॉइंट्स। वाई वी हैव टू कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज? क्यों बचाना है हमको, क्यों हमको सस्टेनेबल रखना है, मतलब हमको हमारी आगे वाली जनरेशन भी उसका फ़ायदा उठा पाए, आगे की जनरेशन्स भी जितना हमें मिल रहा है उनको तकलीफ़ ना हो, उनको भी मिलता रहे। तो उसके लिए हमें क्या उपाय करने हैं? ठीक है, क्या तरकीबें हैं? सो वाई पहले तो उसके लिए नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट फाउंड इन इक्वल अबंडेंस। पहली तो बात यह है कि नेचुरल रिसोर्सेज जिसके एग्जांपल्स ये लिखें, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये हर जगह कोई बहुत ज़्यादा थोड़ा ना मिलते हैं, किसी जगह बहुत ज़्यादा है, किसी जगह है ही नहीं। तो क्या होता है, जिस जगह बहुत ज़्यादा है वहाँ आसपास की पॉपुलेशन उसको बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट करती है, उनको डर ही नहीं है, उनको लगता है हमारे पास बहुत है। और जहाँ पर बिल्कुल स्केर्सिटी है वहाँ पर उसको पाने के लिए कुछ ना कुछ वो करते हैं, तरकीब लड़ाते हैं। सो आइदर वे इट्स डिफ़िकल्ट। सो नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट फाउंड इन इक्वल अबंडेंस। एक तो ये इसलिए हमें बचाना है। दूसरा, एक्सेसिव यूज़ एंड केयरलेस हैंडलिंग, इतना अंधाधुन यूज़ हो रहा है इन सभी नेचुरल रिसोर्सेज का कि क्या हो रहा है उसका ध्यान नहीं दिया जा रहा। आप देखिए, आप नल बंद नहीं करते, आप खुद सोचिए, आप जब ब्रश करते हैं तो कितनी देर तक नल चलाए रहते हैं। आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, आपकी मोटरसाइकिल पे, आपकी बाइक पे, आप बाइक बंद करते हैं क्या? आप चलाए रहते हैं, आपका फॉसिल फ्यूल पेट्रोल उड़ रहा है तो उड़ रहा है। आप छोटी छोटी चीज़ों में ये वेस्टेज होता है। सो केयरलेस वेस्टेज ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज। देन मैनी रिसोर्सेज आर dwindling मतलब ख़त्म होते जा रहे हैं वेरी फास्ट। इतने सारे रिसोर्सेज, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे बचपन से अभी तक कोयला मैंने इतना देखा है, अब मेरे को कोयला दिखता ही नहीं है, दैट इज़ कोल। वाई? बिकॉज इतना फास्ट कुछ 10-20 सालों में ख़त्म होता जा रहा है। ड्यू टू अगेन 3 रीजन्स हैं, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, देन अर्बनाइजेशन। अब गाँव में से लोग गांव कम हो रहे हैं और शहर बढ़ते जा रहे हैं, इसको बोलते हैं शहरीकरण। मतलब लोग शहरों में आके बस रहे हैं और उनको वहीं रहना है। सो एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये तीनों कारणों से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म होते जा रहे हैं। देन एयर, वाटर, सॉइल आर पोल्यूटिंग फास्ट। अगेन रीजंस वही 3 रीजंस हैं, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन की वजह से उनकी खपत, पानी की खपत ज़्यादा है, हवा में पोल्यूशन ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज़ सारा चिमनी से जितना स्मोक निकलता है उससे पोल्यूशन ज़्यादा है, तो हवा भी ख़राब हो रही है बहुत जल्दी, पानी भी पोल्यूट हो रहा है। एयर, वाटर एंड सॉइल तीनों ही चीज़ें बहुत पोल्यूट हो रही हैं, दे आर पोल्यूटिंग वेरी फास्ट। एंड आई विल गिव यू एग्जाम्पल्स, फ्यू एग्जाम्पल्स। देन एवरी रिवर एंड वाटर बॉडी, इंडिया की
हर एक नदी और दूसरी वाटर बॉडी, लेक्स एंड ऑल फ्रेश वाटर बॉडीज, वो सब पोल्यूट हो रही हैं, दे आर ऑल पोल्यूटेड। क्यों? नाउ देयर इज़ वन डाटा इम्पॉर्टेंट है, ये वाला डाटा मैं दूसरे कलर से कर देती हूँ। 21% ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, मतलब फैलने वाली डिजीजेस जो होती है ना, एक से दूसरे में फैलती हूँ, 21% ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस आर वाटर बॉर्न, पानी से आती हैं, गंदे पानी से, पोल्यूटेड पानी से होती हैं, के कारण होती हैं क्योंकि वहाँ हार्मफुल बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। तो 21% ऑफ कम्युनिकेबल फैलने वाली डिजीज आर वाटर बॉर्न इन इंडिया। देन ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से नहीं, ग्लोबल मतलब पूरे अर्थ पे। आपको मैं ग्लोबल वार्मिंग का बताती हूँ, गर्मियों में आप हर साल देखिए, गर्मियों में जो हाईएस्ट टेम्परेचर राजस्थान वगैरह का 50 पहुंचने लगा है। कैन यू इमेजिन 50, 51, 52, ये 51, 52 इज नॉट दैट टेम्परेचर जिस पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉर्मली जी पाए। सारी एंजाइम स्लो हो जाती हैं, वर्क ही करना बंद कर देंगी, आप जी नहीं पाओगे। सो एवरी ईयर सम प्लेसेस इन इंडिया एज वेल एज इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का ही टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोब मतलब पूरा अर्थ का ही टेम्परेचर बढ़ रहा है, और साल दर साल आप गर्मियों में नोट करेंगे कि टेम्परेचर कहाँ तक जा रहा है। वाई? बिकॉज वी आर इंक्रीजिंग द एटमॉस्फेयर, लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीजिंग, जो होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हम गाड़ियों का नंबर बढ़ता जा रहा है, इंडस्ट्रीज़ का नंबर बढ़ता जा रहा है, सबका जो धुआं है वो क्या, उसमें से क्या निकल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस। जितनी ये बढ़ेंगी हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, उतनी ग्लोबल वार्मिंग होती जाएगी, मतलब अर्थ पे गर्मी जो है वो बढ़ती जाएगी। सो दीज आर द रीजंस व्हाई वी हैव टू मैनेज आवर नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। सो दीज आर द रीजंस। क्या करते हैं इसको बचाने के लिए, क्या करते हैं? नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा नहीं इमिट होनी चाहिए, उसके लिए जापान में कयोटो जगह है, कयोटो प्रोटोकॉल दिसंबर 1997 में एक सब कुछ कंट्रीज़ के मेंबर्स इकट्ठे हुए और उन्होंने डिसाइड किया किस बात को ध्यान रखें कि कार्बन डाइऑक्साइड जितनी होनी चाहिए एटमॉस्फेयर में उससे कहीं ज़्यादा हो रही है, तो उसको कम करना है। तो उसके लिए एक मीटिंग हुई, उसको बोलते कयोटो प्रोटोकॉल, ये जापान में है। वॉज साइन बाय इंडिया, इंडिया ने इसका मेंबर कब साइन किया? इस मीटिंग में अगस्त 2002 में इंडिया भी ज्वाइन हो गई कि भाई हम भी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम करने में हेल्प करेंगे। तो इंडिया हैज़ टू रिड्यूस, और क्या डिसाइड हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बाय, अगेन इम्पॉर्टेंट डाटा, 5.2%। कितना कम करना है? 5.2% तक कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम करना है ऑफ 1990 लेवल ड्यूरिंग, मतलब कितने समय में ये इतना परसेंट कम करना है कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन इंडिया को? 2008 से लेकर 2012 तक। कहाँ तक करना है? 2008 से लेकर 2012 के बीच में इतना परसेंट एमिशन कार्बन डाइऑक्साइड का कम करना है। ये बात इंडिया ने मानी उस क्योटो प्रोटोकॉल में। और कब ज्वाइन किया उसको, कब साइन किया? अगस्त 2002 में। लेकिन अब ये जो टाइम पीरियड है ये बढ़ा दिया गया है कि नहीं हो पाया 2012 तक, तो नाउ अप टू ये इस साल तक 2020 तक अपन को कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन 5.2% कम करना है। सो दैट वाज व्हाट कयोटो प्रोटोकॉल में एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ये बात कही गई थी। देन इम्पॉर्टेंट, दिस इज फुल फॉर्म इज इम्पॉर्टेंट, CDM, इट इज़ वन ऑफ द अथॉरिटी, सब एनवायरनमेंट और नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करने वाली सब अथॉरिटीज़ हैं। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, फुल फॉर्म क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, एक अथॉरिटी है और ये अथॉरिटी भी बनी अंडर आर्टिकल 12 ऑफ कयोटो प्रोटोकॉल। कयोटो प्रोटोकॉल में बहुत सारी बातें कही गई थी बाय डिफरेंट मेंबर्स ऑफ डिफरेंट नेशंस, वो सब लिख ली गई। तो कौन से आर्टिकल 12 ऑफ कयोटो प्रोटोकॉल में एक अथॉरिटी बनाई गई, क्लीन डेवलपमेंट अथॉरिटी, CDM।
वो सेटअप कब बनाई गई? वो दिसंबर CDM 2003 कब बनाई गई है? दिसंबर 2003 में। टू फॉर्मुलेट प्रोजेक्ट्स फॉर रिड्यूसिंग, क्या कम करने के लिए उन्होंने बहुत सारे, मैं बताऊंगी कौन से प्रोजेक्ट्स, क्या आप ऐसे कई प्रोजेक्ट्स बनाइए जिसके करने से कार्बन डाइऑक्साइड कम होती हो। तो फॉर एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस, और कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं, दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस को भी कम करना ताकि ग्लोबल वार्मिंग कम हो। ठीक है, तो क्या थे, और ये जो अथॉरिटी थी उसको हेड किया, हेडेड बाय DNA, अगेन फुल फॉर्म आता है डेजिग्नेटेड नेचुरल अथॉरिटी, DNA का फुल फॉर्म। ये किसने हेड किया था? CDM को हेडेड बाय DNA, एक संस्था थी डेजिग्नेटेड नेचुरल अथॉरिटी। और इस अथॉरिटी, इसके जो मेंबर्स थे, उन्होंने हैज़ अप्रूव्ड 252 प्रोजेक्ट्स। उन्होंने ऐसे कई, मैं कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम बताऊंगी, जैसे वेजिटेशन कवर बढ़ाओ, खूब पेड़ लगाओ, खाली ज़मीनों पे पेड़ लगाओ, वेजिटेशन कवर बढ़ाओ। ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट जो है उसका बर्निंग बिल्कुल बंद कर दो। जैसे खेत जब कट जाता है ना, गेहूं चावल के खेत, तो उसकी सूखी डंडियां बची रहती हैं, उनको जलाना इज़ नॉट अलाउड, फाइन है उस पर। वो सब ऑर्गेनिक वेस्ट है, कचरा नहीं जलाना। सारी कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो रही है और दूसरी गैसेस भी इकट्ठी हो रही हैं। सो नॉन बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक, ऐसे कई प्रोजेक्ट्स कितने निकाले? 252 प्रोजेक्ट्स बाय मार्च 2006। कितने? 252। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लिख देती हूँ, अभी मोर देन 1000 प्रोजेक्ट्स कर दिए यही DNA ने। पहले 252 थे, अब मोर देन 1000 प्रोजेक्ट्स हो गए हैं। किसको बचाने के लिए? अपने नेचुरल रिसोर्सेज और एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस को खासकर कम करने के लिए मोर देन। और ये कब तक हो गए थे? बाय 2011 तक इतने हो गए। कितने प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, दे दिए लोगों को करने के लिए। यहाँ DNA अथॉरिटी ने कि भाई आप लोग ये प्रोजेक्ट इतने दिन में ख़त्म करके दो। तो कितने प्रोजेक्ट्स हैं ये बचाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रीन हाउस गैसेस का? मोर देन 1000 बाय 2011। अब कुछ प्रोजेक्ट्स में ऐसे लिख देती हूँ, जैसे इंक्रीज वेजिटेशन कवर, 1000 में से कुछ बता रही हूँ, मतलब एफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट लगाना, पेड़ लगाना, ग्रीनरी बढ़ाओ। दूसरा, नॉन बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, क्योंकि आपको मालूम है जब भी ऑर्गेनिक वेस्ट जलाएंगे तो किसका एमिशन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का एंड वेरियस अदर हार्मफुल गैसेस, वो सब ग्लोबल वार्मिंग करेंगे। तो उनका बंद करना, इसलिए खेत, सूखे हुए कटे हुए खेतों को जलाना नॉट अलाउड। आप कहीं देखते हैं तो आप उनको मना करिए, समझाइए किसानों को, uनको नहीं मालूम रहती ये बात, वो अनजाने में ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं। ठीक है, देन बर्निंग, रिड्यूस बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। ये कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, वैसे कई हैं। फॉसिल फ्यूल मतलब पेट्रोल, डीजल। आप पैदल जाइए, साइकिल चलाइए, पूल करिए, कुछ ऐसे मेथड्स ऑल्टरनेटिव ढूंढिए जिससे फॉसिल फ्यूल कम से कम बर्न हो। जितने फॉसिल फ्यूल बनेंगे एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड सब इकट्ठी होती रहेंगी और वो इनडायरेक्टली फिर हम ही के लिए नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, so these were under, so these are few organizations which are working and many more we will continue with that। यहाँ तक आप आज रिवाइज करिए, 1-2 बार पढ़ेंगे आपको ये लर्न हो जाएगा। एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जापान में प्लेस है कयोटो प्रोटोकॉल, दिसंबर 1997 में शुरू हुआ था। कई मेंबर्स में इसमें एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने की क्या क्या तरकीबें वो बताई गई। was signed by India in August 2002। फिर इंडिया हैज़ टू, क्या बात कही, हैज़ टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बाय 5.2%
ऑफ 1990 में जो लेवल था ड्यूरिंग कितने समय में कम करनी थी 2008 से 2012, अब बढ़ा दी गई है नाउ अप टू 2020। CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म अथॉरिटी अंडर आर्टिकल 12 ऑफ Kyoto Protocol was set up कब in December 2003 to formulate projects for reducing emission of carbon dioxide and other greenhouse gases। इस पे काम करता है CDM, headed by DNA designated natural authority has approved 252 projects। ये तो 2006 बहुत पुरानी बात, अब more than 1000 होगा, ये भी पुराना हो गया 2011, अब तो मेरे ख्याल से 4-5,000 प्रोजेक्ट्स हो गए होंगे 2020 तक। तो ये सब चीज़ें टू कंजर्व आर नेचुरल, टू मैनेज आर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है, ये सब हमको और हम सबको इस चीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए अपने अपने लेवल पे। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट एज अ बायो टीचर। सो दिस इज़ आई एम रिक्वेस्टिंग टू एवरीबडी हु इज़ वॉचिंग कि आप अपने लेवल पे इसको फॉलो करिए। तो और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं बताऊंगी। सो ये इतना बूंद बूंद से सागर बनता है। सो अपन सब की जो एफर्ट्स हैं वो अपन हमारे आगे की जनरेशन के लिए और हमारे लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी। विद दैट नोट, थैंक यू वेरी मच।